हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ ऑन साइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई लेकर आ गया हूँ यूनिट 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने यूनिट 1, 2, 3 एंड 5 ऑलरेडी करवा दिया है। ये 6 है। सो ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ तुम ज्वाइन कर लो, वहाँ ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जाता है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। यूनिट 6 जो है दो पार्ट में डिवाइड है, यानी मेनली इसमें दो चीज़ों की रिलेटेड बात होती है। पहला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। यानी हमें दो चीज़ सीखना है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यूनिट 6 हो जाएगा ख़त्म। बहुत छोटा यूनिट है, जल्दी ख़त्म करेंगे इसे। तो सेक्शन 31, अब मैंने इसमें सेक्शंस क्यों लिखे हैं कि देखो इसके सेक्शंस बहुत इजी है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज से है, तो ये तुम याद कर सकते हो। सेक्शन 31 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये लिखा हुआ क्या है वो समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तुमने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपने घर का, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है। तो वो इंश्योरेंस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। सपोज करो एक मिस्टर एक्स है, ये एक आदमी है, इसका नाम मिस्टर एक्स है। ठीक है, इसका अपना एक घर है, इसने फायर इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी है। सपोज करो मेरी एकेजी ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसने क्या किया? इंश्योरेंस करवाया अपने घर का। तो इंश्योरेंस करने टाइम मैंने बोला एज ए कि जी मैं इंश्योर कर रहा हूँ उसके गुड्स को, तो मैंने बोला कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं डैमेजेस दूंगा। मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं पैसा दूंगा। यानी मैं कुछ तब करूंगा जब कुछ होगा, आग लगेगी तब मैं पैसा दूंगा। यानी मैं अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट तब करूंगा जब कुछ होता है। तो यही बोलता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन पे आओ। सेक्शन 31 डिफाइन करता है वेर ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कॉन्ट्रैक्ट कुछ करना या ना करने का है। मैंने बोला कि मैं पैसे दूंगा, वो कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इफ सम इवेंट कोलेट्रल, यानी कोई इवेंट कोलेट्रल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में वो इवेंट नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, लेकिन उसके होने डज और डज नॉट हैपन से ही मेरा परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। यानी अगर कुछ होगा तो मैं वो चीज़ करूँगा, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। सिंपल यही बात बोल रहा है सेक्शन 31, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या है, यानी इसके वो क्या क्या है? सबसे पहला, परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से डिपेंड करता है कुछ होने या कुछ ना होने पे। मैंने बोला आग लगेगी तो मैं पैसा दूंगा, भैया आग ही नहीं लगी तो मैं पैसा ही क्यों दूंगा? यानी जो मेरा परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। तो आग लगना ना लगना उस पर डिपेंड करेगा कि मैं उसे पैसा दूंगा या नहीं दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, इवेंट कोलेट्रल होगा, यानी वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे, वो कोलेट्रल थे। ठीक है, उसके अलावा कंटीजेंट इवेंट जो है प्रोमिसर के विल पे ना हो, यानी मैं जब चाहूँ तब आग लगे, मैं जब चाहूँ तब आग नहीं लगे, ये नहीं कर सकता। मतलब जो इवेंट होना है या ना होना है वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो। प्रॉमिसर मैंने बोला कि मैं पैसा दूंगा तो मेरे कंट्रोल में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनसर्टेन होना चाहिए, कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे केस कब कब हो सकता है, यानी कोर्ट कब कब तुम जा सकते हो। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 32। वो बोलता है इन सिंपल, पहले मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जो है वो कर रहा है नीट, सपोज वो डॉक्टर का तैयारी कर रहा है। तो मैंने उसे बोला कि देख अगर तू नीट क्रैक कर लेता है तो मैं तेरे को 10,000 रुपीज़ दूंगा। मैंने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट बोला, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे है? मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 10,000 दूंगा। कब दूंगा? अगर वो पास हो जाएगा तो मैं उसे पैसा दूंगा।
तो यहाँ वही बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंटीजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया अनसर्टेन इवेंट पे, वो पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा जब तक कि वो इवेंट होगा ही नहीं। मान लो वो पास नहीं करता है, फेल कर जाता है, तो क्या वो मेरे से पैसे आके मांग सकता है? नहीं मांग सकता है। क्या वो कोर्ट जा सकता है मेरे से पैसे मांगने? नहीं मांग सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर तुम पास करोगे, तुमने पास ही नहीं किया तो तुम मेरे से पैसे कैसे मांगोगे भाई। इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब दो केस है, पहला कि वो पास नहीं किया तो मैं पैसा नहीं दूंगा, और दूसरा एग्जाम आने से पहले ही उसने सपोज करो फॉर्म ही नहीं भरा, नीट का फॉर्म ही नहीं भरा, तो फॉर्म नहीं भरा तो वो अब एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता, एग्ज़ाम नहीं दे सकता तो वो पास ही नहीं कर सकता, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो वो मेरे से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। सेक्शन 32 यही बात बोलता है। ठीक है, ये मॉड्यूल की लैंग्वेज है, आराम से तुम इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया भाई, सेक्शन 32 हो गया। सेक्शन 33, where a contract contingent upon non-happening of uncertain event, the same is enforceable when the happening of such event become impossible। Suppose करो मेरा एक गुड्स कुछ आ रहा है, गुड्स आ रहा है मेरा रशिया से, मैंने कुछ गुड्स मंगवाए, मैंने बोला गुड्स मंगवाए हैं रशिया से, गुड्स मंगवाए, गुड्स सामान, मैंने कुछ सामान मंगवाया रशिया से, वो शिप से आ रहा है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने बोला भाई देख वो शिप से आ रहा है, इंश्योरेंस कर दे कि अगर शिप नहीं पहुंचा तो तू मेरे को पैसा देगा। इंश्योरेंस कंपनी बोला ठीक है भाई भाई, अगर तुम्हारा शिप नहीं पहुंचता है इंडिया तक रशिया से तो हम लोग तुम्हें एक्स अमाउंट देंगे। ठीक है, मान लो वो शिप जैसे ही निकला डूब गया, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, वो पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि वो डूब गया, तो अब वो पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मैं अब उससे पैसे ले सकता हूँ? हाँ भाई ले सकता हूँ, क्यों नहीं लूँगा, अब तो मैं गला पकड़ के उसका लूँगा। सेक्शन 33। सेक्शन 34 बोलता है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसी के एक्शन पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल कब होगा? नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। सपोज करो मैंने बोला, सपोज करो मेरे को किसी ने बोला कि देख अगर तू मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे? मेरे एक्शन पे बना है, ये डिपेंड मेरे एक्ट पे बना है। मेरे को बोला गया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। अब मैं उसकी बेटी से शादी ना करके नेहा शर्मा से शादी करने चला गया, तो क्या मेरा एक्ट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया? तो क्या अब मैं उनसे पैसा जाके मांग सकता हूँ कि मेरे को पैसा दो? मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि उन्होंने जो बात रखी थी कि मेरे को उनकी बेटी से शादी करना होगा, मैंने नहीं किया। यानी एक कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि एक आदमी कैसे एक्ट करेगा अनस्पेसिफाइड टाइम में, तो वो इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो गया तो वो मान लिया जाएगा कि वो वॉइड है। ठीक है, वाइड है, यानी उस एक किसी के पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ दूंगा। मैं सीधा नेहा शर्मा से जाके शादी कर लिया, उनकी बेटी से शादी नहीं किया, तो मेरे एक्ट से अब ये इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि मैंने एक बार शादी ऑलरेडी कर लिया है, तो अब मेरे को मैं इससे शादी नहीं कर सकता, तो मेरे एक्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल हो गया, तो वॉइड हो गया। तो मैं अब उनसे पैसे मांग ही नहीं सकता, कोर्ट जा ही नहीं सकता, क्योंकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। सेक्शन 34 बोलता है। सेक्शन 35 बात करता है कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है कुछ होने का, एक स्पेसिफाइड टाइम के, एक फिक्स टाइम के अंदर, वो वॉइड हो जाएगा अगर वो फिक्स टाइम में वो इवेंट नहीं होता है या उसके होने से पहले ही वो इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी मैंने जो एग्जांपल दिया, मैंने अपने दोस्त वाला एग्जांपल दिया, मैंने बोला अगर तू नीट क्लियर कर लेगा मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। अब मैंने यहाँ शर्त रखी कि वो नीट 2025 वाले 2025 में ही वो क्लियर करेगा तो मैं उसको 10,000 दूंगा। अब मान लो 2025 में वो नीट नहीं क्लियर कर पाता है, क्या मैं लायबल हूँगा उसको 10,000 देने के लिए? नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एंड वो मेरे पे केस भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं है।
उसके बाद मान लो वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही भूल गया, तो वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए कि वो पास हो ही नहीं सकता, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यानी अगर कोई फिक्स टाइम के अंदर अंदर कुछ होना है और वो चीज़ नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। 35 में एक बोलता है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कुछ नहीं होने का स्पेसिफाइड फिक्स टाइम के अंदर अंदर, तो वो इन्फोर्सेबल कब होगा, जब वो चीज़ नहीं होता है फिक्स टाइम के अंदर। सपोज करो मेरा गुड्स आ रहा था रशिया से, मैंने बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि देख अगर तुम्हारा गुड्स 3 दिन के अंदर अंदर सिर्फ इंडिया नहीं आया तो हम तुमको पैसा देंगे, ठीक है। 3 दिन के अंदर नहीं आया, 5 दिन के अंदर आया, तो क्या मैं उससे पैसे क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम का था और कुछ ना होने का था, तो वो चीज़ नहीं हुआ उस टाइम के अंदर अंदर। सपोज करो शिप आधे ही रास्ते में डूब गई, अब तो वो पहुँच ही नहीं सकता 3 दिन में, तो अब तो भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट पे उस पर केस करूँगा ही कि भाई मेरे को पैसा दे दे, जो प्रॉमिस किया था अब तू परफॉर्म कर, क्योंकि कॉन्टीजेंट इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर लास्ट जो सेक्शन 36 है, कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, शुरू से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मान लो कुछ होने या कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट बना और कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जिस कारण से वो होना या ना होना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ। और ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 खत्म कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो पार्ट है वो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मैंने यूनिट 1 में भी तुम्हें समझाया था। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई आदमी, हम दोनों आकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये लॉ ही हमें क्रिएट करके दे देता है। यानी इसमें कोई पार्टी का इंटेंशन नहीं रहता है कि भाई तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, नहीं मेरे को तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लॉ बोलता है कि नहीं तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हो। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंपल बात बोलता है, कोई आदमी रिच नहीं हो सकता दूसरे के पैसे से। सिंपल से बात है, दूसरे के लॉस करके, दूसरा का लॉस करके कोई आदमी रिच नहीं हो सकता। फीचर्स क्या क्या है? ये एग्रीमेंट से नहीं इम्प्लीकेशन से बनता है, यानी लॉ इसको इम्पोज कर देता है। इसमें राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, इसमें एक पर्सन के अगेंस्ट में राइट रहता है। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। इसमें मनी और लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलने का राइट है। ये फीचर्स है, तुम इसको मॉड्यूल से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, तुम इसके अंदर का माल मसाला कुछ भी तुम अपने से लिख सकते हो। ICI मार्क्स देगा, बस इसके रिलेटेड ही लिखना भाई, कुछ इधर उधर मत लिखना। अब केसेस डीम्ड एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हुए? तो सबसे पहला है सेक्शन 68, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। याद करो यूनिट 3 में मैंने बोला था कि 3 लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इनकम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते। वो 3 था, माइनर, अनसाउंड माइंड यानी पागल, और एक इंसॉल्वेंट इंसान। अब इंसॉल्वेंट से तो तुम कुछ रिकवर कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो भैया कोर्ट के द्वारा लिखा गया, कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंसी मिल गया है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा तो वो जो बचा कुचा होगा वो दे देगा। बट माइनर और अनसाउंड माइंड के केस में सेक्शन 68 बोलता है, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटीज, मैंने 3 बताया था, हेल्थ, फ्यूनरल एंड एक और बताओ एजुकेशन, अगर इनके रिलेटेड कोई भी चीज़ सप्लाई हुआ है, तो भले ही वो लोग इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक कॉजी ऑब्लिगेशन है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है कि उनके स्टेट से जो है हम पैसा ले सकते हैं। ये मैंने यूनिट 3 में भी बताया था, वही सेम बात है यहाँ सेक्शन 68 वही सेम बात बोलता है। सेक्शन 69, ये रिसेंटली शायद सितंबर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा बात है, इसमें क्या बोलता है, मान लो मैं कहीं गया, रेस्टोरेंट वगैरह गया, और वहाँ मैं और मेरा दोस्त गया रेस्टोरेंट में, ठीक है। ये लड़के लोग अच्छे से रिलेट करेंगे। मैं और मेरा दोस्त रेस्टोरेंट में गया, हम दोनों ने खाना खाया, और जब पैसे देने की बारी आई तो मेरा दोस्त बोलता, ओह शिट मेरा वॉलेट, ओह नो मेरा वॉलेट तो मैंने अब भी रखा था यार टेबल पे, मैं भूल गया वॉलेट, शिट अब क्या, अब भाई तुम्हें देना पड़ेगा पैसा।
वो जानबूझ के भूला था, मेरे को पता है, बस वो एक्टिंग कर रहा था। लड़के लोग जनरली करते हैं ऐसा कि भाई मैं तो भूल गया, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तू पेमेंट कर। तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को सपोज करो हमने 200 रुपये का कुछ खाया, 100 मेरा था, 100 उसका था। कायदे से 100 उसको देना था, 100 मेरे को देना था, लेकिन वो बोला मैं वॉलेट नहीं लाया, पैसे नहीं है, तो मैंने उसके लिए उसका भी 100 भी जो है मैंने रेस्टोरेंट में पे कर दिया, यानी मैंने 200 रुपीज़ पे किया, 100 मेरा, 100 उसका। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन बन जाता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसको मेरे को वापस पैसा देना होगा 100 रुपया। लेकिन भाई देते हो कभी? कभी नहीं देते हो यार, पलट के नहीं। कौन से पैसे, ये क्या बोल रहे हो, पैसे वो कब लिया तुमने? तो यानी कोई अगर पर्सन तुम्हारी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है, यानी तुम्हारी जगह तुमको पैसा देना था लेकिन वो तुम्हारे जगह पैसा दे देता है विदाउट एनी इंटेंशन टू डू इट ग्रेटुइटसली, यानी वो मतलब पैसा दे रहा है इस चीज़ के लिए ना, चल जा भाई मत दे, मतलब वो बोल नहीं रहा है कि भाई मैं पैसा नहीं दे रहा। कॉजी ऑब्लिगेशन है कि वो इंटाइटल होता है। समझो बात को, अगर मैं दे रहा हूँ पैसा वो 100 रुपया और मैं इस इंटेंशन से दे रहा हूँ कि चल अपना भाई है रहने दे, यानी ग्रेटुइटसली दे रहा हूँ, ठीक है भाई फ्री में चल मैं खिलाया, मैंने तेरे को खिलाया, पार्टी दिया मैंने, तब भैया वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैं अपने दिल पे पत्थर रख के पैसा दे रहा हूँ कि भाई ये पैसा नहीं लाया तो मेरे साथ धोखा हो गया, मैं वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने 200 रुपये, उसका भी 100 रुपये पे कर दिया, तो ये कॉजी ऑब्लिगेशन है कि उसको मेरे को 100 रुपये वापस करने होंगे, मैं उससे वो 100 रुपये ले सकता हूँ, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। फिर आता है सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटुइटियस एक्ट। मान लो कोई पर्सन बिना इस इंटेंशन से कि मैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ करता है किसी के लिए और उसका इंटेंशन है कि बदले में उसको पैसा मिलना चाहिए, और दूसरा आदमी इंजॉय करता है बेनिफिट, तो भैया उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो मैं अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा करता हूँ जो कि मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि वो मेरे को पैसा देगा और उसका बेनिफिट उसको मिलता है, तो भैया उसको मेरे को पेमेंट करना होगा। सेक्शन 70 यही बात बोलता है। सेक्शन 71 बोलता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। भाई साहब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इस यूनिट में कोई चीज़ है तो यही है। मान लो सपोज करो ये मेरी वॉच है, ये रास्ते पे तुम्हें गिरी मिली, मेरे वॉच हाथ से गिर गई, तुम्हें रास्ते में मिली, तुम इस वॉच को जैसे उठाओगे तुम बन जाओगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और यहाँ पर जैसे ही तुम इस वॉच को उठाओगे हम दोनों आ जाएंगे एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। अब तुम जो है मेरे वॉच का बेली हो, यानी मेरे वॉच का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ गया। हम लोग मेनली करते क्या हो भाई, अगर कोई नीचे से कोई वॉच आईफोन वगैरह मिल जाए तो सीधा पॉकेट में, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। लॉ बोलता है कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें अपने गुड्स को अपने कस्टडी में जैसे तुमने रखा, तुम बेली हो गए, अब तुम्हें गुड्स का ध्यान रखना होगा जब तक मैं उस गुड्स तक ना पहुंच जाऊं। तो देखो तुम्हें क्या क्या करना होगा, टेक केयर करना होगा, गुड्स का ध्यान रखना होगा, तुम गुड्स यूज़ नहीं कर सकते, मेरा गुड्स है वो। एंड दूसरा, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, ये नहीं कि तुम गुड्स को यूज़ कर रहे हो या गुड्स को बेच दिए, भाई नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उसके बेली हो, यानी उसके देखभाल करने वाले, ना कि उसके ऑनर बन गए। और रिटर्न करना है गुड्स अगर ऑनर फाउंड हो गया, और कोशिश करना है मेरे को खोजने की कि वॉच है किसका। अगर मैं मिल गया तो मेरे को गुड्स वापस कर दो, जो खोजने का खर्चा तुमने किया वो मेरे से तुम ले लो, ठीक है। मान लो अगर तुम मेरे को नहीं खोज पाए ये घड़ी, तब भैया तुम क्या कर सकते हो, ये घड़ी अपने पास रख सकते हो। अगर तुम नहीं खोज पाए मेरे को, मैं नहीं मिलता हूँ, तो अगर मैं मिल गया तो मेरे को घड़ी वापस देना पड़ेगा, और जो पैसा तुमने खर्चा किया इस घड़ी के ऊपर वो खर्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। यह केस आता है एक हॉलिन वर्सेस हॉलर। इसमें होता क्या है,
एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ उसको एक डायमंड नेकलेस गिरा हुआ मिलता है। उस डायमंड नेकलेस को फिर वो जैसे ही उठाता है वो बन जाता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फिर उसको वो होटल वाले रेस्टोरेंट वाले को ही दे देता है, बोलता है कि भाई देख, अगर किसी का ये गिर गया है, कोई आएगा अगर लेने तो उसे दे देना। फिर एक सप्ताह बाद वही आदमी वापस रेस्टोरेंट में आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें एक डायमंड नेकलेस दिया था, क्या उसका असली ऑनर आया? तो रेस्टोरेंट वाला बोला नहीं, नहीं आया। तो बोला ठीक है, तो मेरे को नेकलेस वापस कर दो। तो रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि नहीं कर रहा नेकलेस वापस, चल जा, मेरे रेस्टोरेंट में मिला है। तो यहाँ पर फिर बात कोर्ट गई, तो कोर्ट ने बोला जो पहले उस गुड्स को उठा लेगा वो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है। तो यानी उस जो कस्टमर ने उठाया वो उसका फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है। और यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि सबसे पहला हक गुड्स पे ऑनर का होता है और दूसरा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का होता है। जो फाइंडर है उसका होता है, यानी यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले को गुड्स वापस करना पड़ेगा फाइंडर को। यही केस था। उसके बाद लास्ट जो है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिएशन, यानी कि सपोज करो यूपीआई में बहुत ये सब होते रहता है। ये सब जानो कि यूपीआई में मान लो तुमने किसी गलत आदमी को पेमेंट कर दिया या गलत रुपया पे कर दिया, 100 रुपये देना था 1000 तुमने दे दिया, तो यहाँ पर कॉजी ऑब्लिगेशन आ गया कि अगर मनी मिस्टेक से पे हुआ है तो उसको मनी वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं करता तुम केस कर सकते हो, यही कॉजी ऑब्लिगेशन है, समझा। और उसके बाद और मान लो कोरिएशन मैंने यूनिट 3 में बताया कि मान लो तुमसे कोई जोर से धमकी देकर ज़बरदस्ती से पैसा ले लेता है, तो भैया तुम उस पर तो वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम उससे वापस ले सकते हो वो पैसा, वो तुम्हें उसको तुम्हें वापस करना होगा पैसा। मान लो मैंने यूपीआई ट्रांसफ़र मैं कर रहा था, मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ, मैं यूपीआई ट्रांसफ़र कर रहा था, मेरे को करना था दुकान वाले को ट्रांसफ़र, उसने नंबर दिया था, गलती से मैंने किसी और नंबर पे कर दिया, मेरे घर वाले का नंबर था, तो यहाँ हम दोनों के बीच में कॉजी ऑब्लिगेशन हो गया, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उस घर वाले को मेरे को वापस वो पैसा देना था और उसने दे दिया। अगर वो नहीं देता तो मैं सीधा कोर्ट जाता, केस करता, वहाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट था, उसको मेरे को वो पैसा वापस करना था। मान लो कोई गन पॉइंट पे रख के तुमसे कोई पैसे ले लेता है तो तुम, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम कोर्ट जाओ, वहाँ केस करो और उससे वो पैसा वापस ले सकते हो। यूनिट 6 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर तुम मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ते रहो। एंड इसके बाद अब बड़े बड़े यूनिट्स आएंगे 4, 7, 8, 9, सो उसके लिए प्रिपेयर करो। शॉर्ट्स देखो, उसमें कंपनीज एक्ट रिवाइज हो रहा है, अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट कल शायद अपलोड होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।